ये पूरी मानव सभ्यता, पूरा मानव जीवन हमारा संघर्षों का इतिहास है। इसमें युद्ध लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके की लड़ाइयाँ 18वीं शताब्दी में हुई, 19वीं शताब्दी में हुई, और खास करके प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद सब लोगों ने मिल बैठ के तय किया कि बहुत हो गया, अब अगर लड़ाइयाँ होंगी तो पूरी सृष्टि विनष्ट हो जाएगी और ये पूरी मानवता के ऊपर खतरा आ जाएगा। फल हुआ कि सारे लोगों ने मिलकर के, दुनिया के सारे देशों ने मिलकर के एक ऐसी संस्था की कल्पना की जिसमें बैठ करके हम अपने अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो हम उसको बैठ के सुलझा लिया करें, युद्ध की स्थिति ना आने पाए। और परिणाम ये हुआ कि उसका कुछ उसका सकारात्मक अर्थ भी निकला कि छोटे मोटे समाधान उसमें होते रहे। लेकिन इस भी देखने को मिला कि उसमें कुछ देश विशेष अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए, अपनी दबंगई बनाए रखने के लिए, अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए उस संस्था का भी जाने अनजाने दुरुपयोग करते रहे। फल हुआ कि जो गरीब देश है, जो छोटे देश है, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होता रहा और उस पर मौन साधे रहा। और फल यह रहा कि बार बार यह होता है कि अब हमारा विज्ञान इतना आधुनिक हो चुका है कि अब अगर दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ी तो एक दो देशों तक तो मैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम विश्व युद्ध के आगोश में गए तो शायद ये धरती ही नहीं बचेगी, फिर हमको लड़ने लायक हम रहेंगे ही नहीं। और फल यह हुआ कि अपना बीच बीच में कई बार ऐसी बातें आई, लेकिन जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में वो कहीं ना कहीं से बातों को उसका समझौता हो जाता है, कर लिया जाता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर हमला हुआ, उसके गाजा पट्टी को लेकर के फिलिस्तीन का एक संगठन विशेष हमास ने जाकर के हमला किया इजराइल में, और वो भी उनकी बात जानीन है अगर उसको बैठ करके, और वो भी समस्या कहीं ना कहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ की ही देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसको निपटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल लगातार जिस तरीके से एक छोटे भूभाग को ध्वस्त करने में, नष्ट करने में, विनष्ट करने में लगा हुआ है। और फल क्या हुआ कि साहब बार बार ये कहा जाता रहा कि इसकी आंच तो अगर कहीं दुनिया के तमाम देशों पर पड़ी तो उसको सल्टाना मुश्किल हो जाएगा, और वही परिणाम हुआ। अंत में क्या हुआ साहब कि इजराइल का मन इतना बढ़ गया कि वो ये दमिश्क में जाकर के और उसने हमला कर दिया, ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हो गया। तो जाहिर सी बात है ईरान भी कोई छोटा देश नहीं है, उसकी भी अपनी संप्रभुता है, उसका भी अपना मान है, और वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और ये सम्मानित सदस्य है। उसने भी, उसके यहाँ से भी जनता का दबाव पड़ा और वो अपना घूम करके आ गया और इसराइल पर एक साथ उसने अटैक कर दिया। अब उस अटैक का परिणाम क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अलग की बात है, सब लोग अपने अपने तरह से दावे करते हैं। लेकिन अब वह तनाव इतना बढ़ गया है कि इजराइल की जनता की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि आप भी तो दावा करते हो, आप भी तो अमेरिका के चेला हो कि आप घुस करके घर में मारते हैं, तो घुस करके मारो, ईरान के ऊपर चल के मारो। और परिणाम ये हुआ कि अब आज की तारीख में जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है कि अगर ये उसके ऊपर जाकर के फिर हमला करता है, या अभी जैसे लेबनान पर हमला कर दिया, सीरिया पर हमला कर दिया, और फिर अगर पलटवार ईरान की तरफ से होता है तो शायद दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर अमेरिका की भी अपनी जिम्मेदारी बन जाएगी कि इजराइल की तरफ से खड़ा हो जाएगा, और रूस की जिम्मेदारी बनेगी कि वो ईरान की तरफ से खड़ा हो जाएगा। इसमें पिसे जाते हैं हमारी एशिया के सारे देश, पिसे जाते हैं एशिया की हमारी अर्थव्यवस्था पिसी जाती है। फल ये होता है ये लोग तो अपना युद्ध करके हथियार बेच करके खाली हो जाते हैं, लेकिन हम एशिया के लोग, खास करके एशिया के लोग, मध्य एशिया के लोग, दक्षिण पूर्व एशिया के लोग, दक्षिण एशिया के लोग, ये इसके विभत्स रूप को झेलते हैं। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो वर्तमान स्थिति बनी है वो हम कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं सुनाई पड़ रही है, हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर तो नहीं खड़े हो गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर A.K. पासा जी, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ फिरोज मीठी बोरवाला साहब जुड़े हुए हैं बंबई से, भारत बचाओ आंदोलन के, आपका स्वागत करते हैं। और भी साथी हमारे साथ आएंगे हमसे तो हम ये शुरुआत में हम चलना चाहेंगे एक पासा साहब के पास, इस पूरे पृष्ठभूमि को, पूरा घटनाक्रम क्या है और इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्या सुनाई पड़ने लगी है,
प्रोफेसर पासी। जी, धीरे धीरे हम शायद तीसरे महायुद्ध की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर 7 के बाद हमास का हमला हुआ और उसके 100 गुना ज्यादा इजराइल ने जो जवाब देके पूरे गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया और वहाँ हजारों की 33,000 फलस्तीनियों से ज्यादा जान मार कर और 70,000 से ज्यादा जख्मी जो हुए हैं, औरतें बच्चे, वो बहुत ही हानिकारक रहा है, जेनोसाइड रहा है। और अमेरिका जो अपने आप को विश्व ऑर्डर का पुलिसमैन समझता है, तो वो ये जेनोसाइड होने दे रहे हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार उन्होंने वीटो किया इजराइल को सपोर्ट करने की। और ये डबल पॉलिसी जो यूक्रेन में एक तरफ रूस के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सैंक्शंस लगाते हैं और पुतिन को क्रिमिनल बोल के वारंट इशू करते हैं, और दूसरी तरफ ये जेनोसाइड 6 महीने से ज्यादा चल रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल लेबनान पे बमबारी कर रहा है दिन रात, और उसके अलावा शाम पे भी, सीरिया में भी, दमश्क के अंदर ईरान के दूतावास को हमला करके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडर्स को मार दिया। और उनकी नजरें सिर्फ लेबनान और शाम की तरफ ही नहीं है, पहले से भी कई सालों से ईरान के ऊपर निगाह है इजराइल की और वहाँ की परमाणु प्रोग्राम पे। और उनको खतरा है कि इजराइल का जो दबदबा है इस क्षेत्र में कि रीजनल सुपर पावर बन के जो इजराइल उभरा है अमेरिका के बलबूते पे, तो उनको डर है कि ईरान इजराइल की सुप्रीमेसी को धीरे धीरे करके चैलेंज कर रहा है, उसकी डिटरेंस पॉलिसी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और अपने साथियों के साथ हिजबुल्लाह से लेके, शाम से लेके, जो मुजाहिदीन इराक में है, हुतीस को लेके, हमास को लेके इजराइल को घेर रहा है और अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। तो ये मामला जो है सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं है, ये मामला इजराइल और अमेरिका का जो 79 से रेवोल्यूशन के बाद से जो रेजिम चेंज का एजेंडा है, ये दोनों मिल गए हैं। और इसके साथ साथ रूस और चीन की पॉलिसी भी जो है ईरान के साथ मिली हुई है, क्योंकि रूस शाम को सपोर्ट करता है और चीन ईरान को भरपूर हिमायत दे रहा है। तो ये मान के चलिए कि दो बड़े महाशक्ति चीन और रूस, जो ऑलरेडी अमेरिका के चैलेंज में है, यूरोपियन यूनियन के चैलेंज में है, सैंक्शंस में है, और उनको दबाया जा रहा है, उनको हर तरीके से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरे मामला जो है पोलराइज हो गया है, यूनाइटेड नेशन से लेके रीजनल सिचुएशन को लेके, ग्लोबल सिचुएशन को लेके। और इसके साथ साथ जब भी तनाव बढ़ता है इस क्षेत्र में, चाहे वो गाजा की पट्टी हो या हूती का हमला हो रेड सी में, इसके प्रभाव होते हुए तेल की कीमतें भी बढ़ गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है अमेरिका, कनाडा, यूरोप और वेस्टर्न देशों में, वो और बढ़ने की संभावना है, जिससे सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, भारत भी इसके अंदर प्रभाव में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये एस्केलेशन हो रहा है, जिस तरीके से ये तनाव बढ़ रहा है, इस गाजा से, इजराइल से, वेस्ट बैंक से, लेबनान से, सीरिया से, इराक से, यमन से, अब ईरान से, तो इसमें धीरे धीरे बड़े देश भी शामिल होते जा रहे हैं। और खतरा ये है कि जहां 90 लाख से ज्यादा भारतीय हैं खाड़ी के देशों में, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और कई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उस पर भी, हमारे हित पे भी प्रभावित होगा, और ऑयल की कीमतें पे भी, भारत पे भी असर होगी। तो ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं। अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है, जवाई हमला या न्यूक्लियर
फैसिलिटीज पे अटैक करता है, तो ईरान भी खुलेआम धमकी दी है कि ये 10 गुना हमारा रिटेलिएशन होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या उनके सपोर्टर्स के थ्रू, हिजबुल्लाह या हूतीस या इराक या सीरिया के जरिए होगा। और इसमें धीरे धीरे अगर खतरा बढ़ता गया तो मेरे ख्याल से चीन और रूस भी इसमें एक न एक दिन मुलविस हो जाएंगे, और जो आप कह रहे थे तीसरी विश्व युद्ध, धीरे धीरे हम उसकी तरफ, उसकी दिशा की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर अमेरिका कहता है कि हम इजराइल के जवाबी हमले को सपोर्ट नहीं करेंगे और उस पर अड़ा रहता है, जो कि मुश्किल है अब इस संभव में संदर्भ में, तो अगर इनडायरेक्टली अमेरिका चुप रहता है इजरायली हमला जो ईरान पे होने वाला है, तो जैसा बाइडेन कहते आ रहे हैं गाजा की पट्टी में कि सीजफायर बोल के हर दिन चिल्लाते हैं, और नेतन्याहू उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो अगर इजराइल हमला करता है ईरान पे, तो अमेरिका सीजफायर की तरह वो भी रिस्ट्रेंट या कंट्रोल करने के लिए अगर पुकारता है, तो नेतन्याहू मानेगा नहीं शायद। तो इससे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिग्नल मिलेगा इजराइल को कि आप जाके जो करना है करिए। तो बहुत खतरा बढ़ता जा रहा है ये दिन ब दिन, ये मेरा मानना है।